नमस्कार, सलाम। मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि मैं पूछ रहा हूं किस लिए। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के तहत अब 1 जुलाई से 19 आइटम ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा और वो सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम हैं। ऐसे में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके बच्चे का बर्थडे पड़ता है तो आप कैसे मनाएंगे, क्योंकि थर्माकोल के जितने भी आइटम हैं वह बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ लॉलीपॉप अगर आपका बच्चा खाता है तो उसका जो स्टिक होता है वो बैन हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम की डंडी अगर प्लास्टिक की है वो बैन हो जाएगी। और सिगरेट के पैकेट जो कोई प्लास्टिक फॉइल वाले होते हैं वो बैन हो जाएंगे। और मिठाई के डब्बों पर जहां पर प्लास्टिक का जो फॉइल का कवर किया जाता है वो। अब सवाल यही है कि अगर ये 19 आइटम पूरी तरह से बैन कर दिए गए जैसा कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के तहत हुआ है तो क्या होगा। सवाल यही है कि इसके लिए बाजार कितने तैयार हैं। और न केवल ये बैन होंगे बल्कि इनके मैन्युफैक्चरिंग और इनके स्टोर पर भी रोक लग जाएगी। अब केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन ऐसा, चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार पहल कर रही है और इसी पहल के तहत नोटिफिकेशन हुआ। अब तक के नोटिफिकेशन सारे राज्य सरकारें करती थीं। जाहिर तौर पर राज्य सरकारों को कहा गया है कि अपना इन्फोर्समेंट कीजिए ताकि 1 जुलाई से ये चीज़ें पूरी तरह से बैन हो जाएं। और आपको जानकर हैरानी होगी जिन जिन चीज़ों के नाम मैंने गिनाए, अगर 19 आइटम की बात करूं मैं तो इनके बारे में एक स्टडी हुई थी। खासकर दिल्ली की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो उस स्टडी में साफ कहा गया था कि इस तरह के 19 आइटम जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के हैं वह हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाते हैं, यानी उन्हें कहीं भी लिया नहीं जाता और अमूमन उनका ठिकाना आखिरी होता है वह है लैंडफिल साइट। और लैंडफिल साइट पर जाकर वह जो है न केवल ज़मीन को प्रदूषित करते हैं बल्कि हवा और आकाश को प्रदूषित करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि जब प्रगति मैदान का ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसी दौरान वहां पर जो प्लास्टिक का कचरा गिरा हुआ था उसे उन्होंने अपने हाथों से उठाया और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि किस तरह से ये प्लास्टिक हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से घातक है। और यही वजह है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस मुहिम को लिया जाना चाहिए। अमूमन मोदी खुद ये चाहते हैं कि 2022 तक जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री हो जाए, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इन चीज़ों को करना और इसको इम्प्लीमेंट करना, खासकर मैंने इन्फोर्समेंट की बात की, वह कर पाना बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि मार्केट एसोसिएशन से मैंने कई लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में जो इन्फोर्समेंट की बात है, ये कहा जा रहा है कि अगर ये बैन हुए तब भी कम से कम जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते तक लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। यही वजह है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो कि राज्य सरकार की पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, वह साफ तौर पर पहले लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। लोगों को इन सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, इनके घातक प्रभाव के बारे में बताएगी और उसके बाद यह इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। यानी पहले जागरूक करेंगे लोगों को और उसके बाद बैन करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन ये कहता है कि प्लास्टिक तकरीबन 19 तरह के ये प्लास्टिक आइटम 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे। अब सवाल यही है कि अगर ये लगातार इसी तरह से जेनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये इकट्ठा होते रहे तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना प्रदूषण बढ़ेगा। कम से कम शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी और अगर ये शुरुआत अभी नहीं हुई तो शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी। और जिस तरह से राजधानी में प्रदूषण का गवाह बनी है उसके 3 उदाहरण आपको बताता हूँ। पहली, गाजीपुर की लैंडफिल साइट, जहाँ पर कचरे का पहाड़ इकट्ठा हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पर घातक है। सदियों से तकरीबन 140 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है। उसे खत्म करने में कई दशक लग सकते हैं। हालांकि अभी कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। खुद उपराज्यपाल ने दौरा किया था और अधिकारियों से कहा था कि वह प्लान दें ताकि इस जो लैंडफिल साइट है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। भलसवा लैंडफिल साइट,
यानी जब आप हरियाणा की तरफ जाते हैं जीटी करनाल रोड पर, तब भलसवा की लैंडफिल साइट आपको दिखेगी। तकरीबन 50 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है और यही वजह है कि उसे ख़त्म करने का काम दिसंबर 2023 की डेडलाइन की गई है। लेकिन जितना वहाँ कूड़ा पड़ा है, अगर रोज़ भी काम होता रहा फिर भी उसे हटने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तीसरी मैं बात करूं ओखला लैंडफिल साइट की, अगर आप दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ओखला लैंडफिल साइट वह ऐसी साइट है जो बार बार ये कहती है कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हुआ, खासकर अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, तो जाहिर तौर पर हम अपने लिए खुद ही समस्या पैदा करेंगे और एक वक्त वह हमें और आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी पैदा करेगा। यही वजह है कि मैं दिल्ली तक के दर्शकों से साफ तौर पर यह कह रहा हूं कि न केवल आप प्लास्टिक के बारे में जागरूक होइए, उसकी घातक प्रभाव के बारे में जानिए, बल्कि उन चीज़ों का प्रभाव करना आप खुद छोड़िए, मैं भी खुद छोड़ता हूं। उसके बाद हम सभी मिलकर यह तय करते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो प्लास्टिक वेस्ट है, न केवल हम उसके घातक प्रभाव के बारे में अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को बताएंगे, बल्कि साफ तौर पर उसके बारे में जागरूकता भी फैलाएंगे। और दिल्ली के बारे में स्टडी साफ ये कहती है कि जिन चॉकलेट्स रैपर्स का, मेडिसिन्स के रैपर्स का और लॉलीपॉप के प्लास्टिक स्टिक्स का, आइसक्रीम के प्लास्टिक स्टिक्स का, सिगरेट्स के पैकेट्स का, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल ये इनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ लैंडफिल साइट ही होता है। क्योंकि यह अव्वल तो इन्हें जाना चाहिए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में, लेकिन ये प्लांट में जाने के बजाय लैंडफिल साइट पर जाते हैं और वहाँ पर दुष्प्रभाव पैदा करते हैं। तो जहाँ एक तरफ हम तीनों लैंडफिल साइट को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर प्लास्टिक बैन की मुहिम शुरू होती है, वो भी 1 जुलाई से, तो साफ तौर पर दिखाता है कि अब हम सभी प्लास्टिक मुक्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन या कहें इन्फोर्समेंट किस हद तक होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में हर कोई जाने, हर कोई जागरूक हो। दिल्ली तक की टीम तो बस यही चाहती है। मुझे और दिल्ली तक की पूरी टीम के साथ कैमरामैन मृदुल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर और आपको बताएंगे उसकी तमाम बारीकियां, जिसके ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि आखिर उस मुद्दे से सीधे सीधे तौर पर आपका क्या लेना है। धन्यवाद।